हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मैं एक बार फिर से तहे दिल से द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे आपका स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट एट द रेट एजुकेशन का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप हर रोज़ किसी न किसी सब्जेक्ट से संबंधित, किसी न किसी टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करते हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करने के लिए चैनल से बने रहिए, चैनल का सपोर्ट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। बहुत ही शानदार सेशन लेकर आज आया हूं। बहुत ही शानदार, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हमारा डिस्कशन चलेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि ये सभी प्रश्न जो मैं आपके बीच में ला करके डिस्कशन करता हूँ, ये आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिहाज से महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, यूपीपीएससी की तैयारी करते हैं या किसी भी डिपार्टमेंट की तैयारी करते हैं तो उन सभी के लिए महत्वपूर्ण। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है दोस्तों, इसलिए शुरुआत से अंत तक जरूर देखें। जब आप शुरुआत से अंत तक देखते हैं तो आपको प्रश्न भी समझ में आता है और आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप ये समझ पाते हैं कि किस तरह से प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे या पूछे जा सकते हैं। तो हमारा पूरा ध्यान रहता है कि हम ऐसे प्रश्नों पर डिस्कशन करें कि आपका ध्यान हम वहाँ तक ले जाएं ताकि आप ये समझ सकें कि कौन सा टॉपिक सिलेक्टिव है और सिलेक्टिव टॉपिक से किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अगर आप ऑनलाइन प्रश्नों को देखना चाहते हैं या किसी सब्जेक्ट के एमसीक्यू क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो हमारी किसी पुरानी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित प्रश्नों के अंतर्गत आज कौन से प्रश्नों को रखा गया है। तो आज का प्रश्न है, जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। समझ में आ रही है दोस्तों? प्रश्न क्या है? जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। महात्मा गांधी ने, ठक्कर बापा ने, ज्योतिबा फूले ने, BR अम्बेडकर ने, यानी कि भीमराव अम्बेडकर। दोस्तों, तो जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? आपके विकल्प क्या हैं? महात्मा गांधी ने, ठक्कर बापा ने, ज्योतिबा फूले ने, BR अम्बेडकर ने। तो प्रश्नों को समझने का प्रयास कीजिए और विकल्पों के आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। महात्मा गांधी ने किया था, कि ठक्कर बापा ने किया था, कि ज्योतिबा फूले ने किया था, या फिर BR अम्बेडकर ने किया था। दोस्तों, फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाने का प्रयास करें, प्रैक्टिस सेट लगाएं दोस्तों, सेलेक्टिव टॉपिक पढ़ें, क्योंकि ये टाइम आपका बहुत ही सुनहरा मौका है जहाँ से आप ये समझ सकते हैं कि कौन सा टॉपिक सेलेक्टिव है दोस्तों। क्योंकि GS भी अपने में एक बहुत बड़ा समंदर है और हिंदी भी अपने में बहुत बड़ा समंदर है। अगर आपको उस समंदर को पार करना है तो आपको उसकी गहराई को मापना होगा, तभी आप उस समंदर को पार कर पाएंगे। तो जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो आदिवासी शब्द का प्रयोग करने वाले व्यक्ति थे ठक्कर बापा। कौन थे प्यारे दोस्तों? ठक्कर बापा वो व्यक्ति थे जिन्होंने जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। तो B विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो B इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न आपके लिए क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कौन सा युग्म सही सुमेलित है? आपको इसका उत्तर देना है। पहला विकल्प क्या है? बक्सर का युद्ध, मीर जाफर विरुद्ध क्लाइव। वांडीवाश का युद्ध हुआ था फ्रांसीसी के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। जलियांवाला बाग जो था वो डलहौजी के विरुद्ध मराठों से लड़ा गया था। खेड़ा का युद्ध निजाम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध लड़ा था। दोस्तों, बात समझे। बक्सर का युद्ध क्या हुआ था? मीर जाफर और लॉर्ड क्लाइव के बीच हुआ था। वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। जलियांवाला बाग का युद्ध डलहौजी और मराठों के बीच हुआ था। खेड़ा का युद्ध निजाम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। तो आपको बताना है कि कौन सा विकल्प है, कौन सा सही सुमेलित है। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है, जो सही विकल्प है जिसमें बातें सही लिखी आई, देखते हैं। बक्सर का युद्ध मीर जाफर और क्लाइव के बीच हुआ था, तो ये गलत है दोस्तों। वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था, ये सही है। जलियांवाला बाग का युद्ध डलहौजी और मराठों के बीच हुआ था, तो ये गलत है। खेड़ा का युद्ध निजाम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था, तो ये भी गलत है। सही कौन सा है दोस्तों? वांडीवास का युद्ध, यानी कि B विकल्प आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। तो B इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं।
तो यहाँ से प्रश्न क्या देखा आपने कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों, वांडी वाश का युद्ध। क्या है दोस्तों, वांडी वाश का युद्ध, ये विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि जो वांडी वाश का युद्ध था वो फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था। तो आपका बी विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। विकल्प क्या है, जमनालाल बजाज, वर्धा का सत्याग्रह आश्रम, दादा भाई नौरोजी का संबंध मुंबई एसोसिएशन से है, लाला लाजपत राय का संबंध लाहौर का राष्ट्रीय विद्यालय से है, बाल गंगाधर तिलक सत्य शोधक समाज। आपको बताना है कि इनमें से कौन से वो व्यक्ति हैं जिनका युग्म सुमेलित नहीं दिया हुआ है। बात समझे दोस्तों, दो युग्म दिया गया है कि किस व्यक्ति का किससे संबंध है, उसको पहचानिए, उत्तर लगाने का प्रयास कीजिए। पहले दोस्तों अगर जमनालाल बजाज की बात करें तो इनका संबंध वर्धा का सत्याग्रह आश्रम से है, ये बिल्कुल सही बात है। दादा भाई नौरोजी की बात करें तो बम्बई एसोसिएशन से इनका गहरा संबंध है। लाला लाजपत राय लाहौर का राष्ट्रीय विद्यालय से इनका बहुत ही गहरा संबंध है। बात किया जाए किसका संबंध नहीं है, यानी कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो वो हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक दोस्तों। क्या हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक का संबंध सत्यशोधक समाज से नहीं है। सत्यशोधक समाज का जो संबंध है वो किससे है दोस्तों, फटाफट से बताइए कि सत्यशोधक समाज का संबंध किससे है, सत्यशोधक सभा का संबंध किससे है, या सत्यशोधक समाज का संबंध किससे है। वह दोस्तों सत्यशोधक सभा का संबंध है ज्योतिबा फूले से है, याद रखिएगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा युग्म सही नहीं है, तो वो आपका डी विकल्प हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाएगा और महत्वपूर्ण हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है। पहला है लखनऊ समझौता, दूसरा है द्वैत शासन परिवर्तन, बी ऑप्शन है रॉलेट अधिनियम, और बी ऑप्शन है बंग भंग। आपको बताना है कि निम्नलिखित घटनाओं का सही काल अनुक्रम क्या है। लखनऊ समझौता, द्वैत शासन का परिवर्तन, रॉलेट अधिनियम, बंग भंग। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों, सही कूट का आपको चयन करना है। उत्तर दीजिए कि निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है। पहले दोस्तों आइए देखते हैं। सबसे पहले बात किया जाए तो पहले दोस्तों 1905, ठीक है दोस्तों। लखनऊ समझौता कब हुआ था, 1916 में हुआ था। द्वैत शासन कब हुआ था, तो द्वैत शासन 1919 में हुआ था दोस्तों, ठीक है। रॉलेट अधिनियम की बात करें तो रॉलेट अधिनियम भी कब हुआ था, तो रॉलेट अधिनियम भी आपका 1919 में हुआ था। बंग भंग कब हुआ था दोस्तों, फटाफट से उत्तर दीजिए कि भंग भंग कब हुआ। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि कौन सा क्रम वाइज लगाया गया है, पहले कौन सा हुआ था उसके बाद फिर उसके बाद कौन सा है। तो सबसे पहले हुआ था पहले दोस्तों बंग भंग। तो बंग भंग कब हुआ था, 1905 में, याद रखिएगा। बंग भंग आंदोलन हुआ था, ये 1905 में हुआ था। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद आता है आपका रॉलेट अधिनियम। तो रॉलेट अधिनियम 1919 में हुआ था दोस्तों, और द्वैत शासन जो हुआ था ये भी 1919 में हुआ था, ठीक है दोस्तों। तो आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन की 4 1 3 2। तो आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये प्रश्न क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा और महत्वपूर्ण हो जाएगा। याद रखिएगा बी विकल्प आपका सही होगा। आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिहाज से। अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय शिक्षा के निम्नलिखित युगांतरकारी चरणों पर ध्यान दीजिए। एक तरफ दिया है हिंदू कॉलेज कलकत्ता, यानी कलकत्ता के हिंदू कॉलेज, कलकत्ता विश्वविद्यालय, एडम रिपोर्ट, वुड का डिस्पैच। तो आपको क्या बताना है कि इन युगांतरकारी चरणों का सही काल अनुक्रम क्या है। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। अगर बात किया जाए हिंदू कॉलेज की, तो हिंदू कॉलेज की जो स्थापना हुई थी वो 1857 में हुई थी, याद रखिएगा दोस्तों। कब हुई थी, 1857 में हुई थी। कलकत्ता, एक मिनट दोस्तों, हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में हुई थी। कब हुई थी, 1817 में हुई थी। इसको डिलीट कर देते हैं। दोस्तों आपने क्या देखा कि भारतीय शिक्षा के निम्नलिखित युगांतरकारी
चरणों को ध्यान में रखते हुए उत्तर देना है। देखिए, हिंदू कॉलेज की बात करें तो हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में हुई थी, तो पहला तो सही है। उसके बाद एडम रिपोर्ट, यानी कि एडम रिपोर्ट का प्रस्तुत हुई थी 1835 में। उसके बाद वुड डिस्पैच यानी 1854, वुड डिस्पैच का हुआ 1854 में। फिर कलकत्ता विश्वविद्यालय 1899। तो यहाँ पे आपका जो युगांतरकारी चरण है वो क्या हो जाएगा? पहला दोस्तों, पहला, तीसरा, चौथा, दूसरा। ठीक है दोस्तों, तो ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न क्या हो जाएगा? आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल 1773 के अधीन, ये एक सूची है। भारत का गवर्नर जनरल 1833, भारत का गवर्नर जनरल वायसराय 1858 के अधीन, गवर्नर जनरल सम्राट की प्रतिनिधि 1935 के अधीन। अब दूसरी सूची में क्या दिया? आर्किड पर्सिवल बॉवेल, वाइकाउंट और अर्ल बॉवेल, जेम्स एंड्रू ब्राउन रैमजे, डलहौजी अर्ल और कारीवरा, चार्ल्स कार्नेवालिस का दूसरा अर्ल और पहला बारकीवरा, गिलबर्ट जॉन एलियट, मरे मिंटो का अर्ल, लुई माउंटबेटन बर्मा का अर्ल माउंटेन। तो यार दोस्तों, इन सूचियों के आधार पर आपको उत्तर देना है मिलान करते हुए। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं विकल्प में क्या कौन सा दे रहा है। तो दोस्तों, बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल गिलबर्ट, माफ़ कीजिएगा, चार्ल्स कार्नेवालिस, फिर कार्नेवालिस का दूसरा अर्ल, फिर पहला बारकीवरा। ठीक है दोस्तों, तो ये इस हिसाब से आपको मैच करके उत्तर लगाना है। तो पहले का क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा, दूसरे का दूसरा, चौथे का चौथा दोस्तों, उसके बाद फिर पाँचवा। यहाँ पे पाँचवा होगा, ये चौथा टाइप हो गया है, ये पाँचवा होगा दोस्तों। तो यहाँ पे आपका विकल्प क्या होना चाहिए वो आपको देखना है। तो आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा, तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा दोस्तों? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बस समझ में आ रही? चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। आइए देखते हैं। पहला कह रहा है, कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी थी। बिल्कुल सही है ये। हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई थी, तो ये गलत है। जनता के मन से ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया था, ये बिल्कुल सही है। ब्रिटिश की सरकार भारतीयों को राजनीतिक रियायतें देने को राजी हुई, तो ये गलत हो जाएगा। तो पहला तीसरा सही है, यानी कि सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न आपके लिए क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा और महत्वपूर्ण भी है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। आइए सूचियों को मिलाते हैं। पहला है दोस्तों 1883 ईस्वी। ठीक है, तो 1883 ईस्वी का संबंध किससे है? कलकत्ता में राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन हुआ था 1833 में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 1906 की बात करें तो 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1927 की बात करें तो ये अखिल भारतीय देसी राज्य प्रजा परिषद की स्थापना हुई थी 1927 में। और व्हाइट हॉल से सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब की गई थी? तो ये की गई थी 1932 में। तो इस लिहाज से आपका विकल्प क्या होना चाहिए दोस्तों? 4 3 2 1। आइए देखते हैं 4 3 2 1 किस विकल्प में दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, 4 3 2 1 आपके सी विकल्प में दे रहा है। तो आपका सी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, 1927 की बात है। ठीक है, 1927 में अखिल भारतीय देसी राज्य परिषद की स्थापना हुई थी। 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1932 की बात करें तो 1932 में क्या हुआ था ये कमेंट में करके बताइएगा। अभी अभी मैंने ऐलान किया है आपके सामने, फटाफट से उत्तर दीजिएगा। आगे चलते हैं। पहले दोस्तों, सूचियों पर आधारित प्रश्न लाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप ये जान सकें कि आपके एग्ज़ाम में इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। तो सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए उत्तर का चयन करना है। तो अभिनव भारत समाज, मतलब यार दोस्तों क्या देखना है? अभिनव भारत समाज दिया हुआ है। उसके बाद अनुशीलन समिति, गदर पार्टी, स्वराज पार्टी। अब ये बताना है कि किसकी स्थापना किसने की, उससे मिलान करते हुए चलना है। अभिनव भारत की बात करें तो वी डी सावरकर ने की थी, वी.डी. सावरकर ने की थी। अनुशीलन समिति की बात करें दोस्तों तो अनुशीलन समिति की स्थापना अरविंदो घोष ने की थी। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी।
और स्वराज पार्टी की स्थापना CR दास ने की थी। तो आपका विकल्प क्या हो जाएगा दोस्तों, 4, 1, 2, 3। तो आपका डी विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट भी हो जाएगा और महत्वपूर्ण भी हो जाएगा। अगले चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू के विषय में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। पहला कह रहा है कि 1947 में कांग्रेस दल के अध्यक्ष थे। उन्होंने संविधान सभा की अध्यक्षता की। भारत की स्वतंत्रता से पहले उन्होंने संयुक्त प्रांत में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल बनाया था। तो इन कथनों में से कौन सा सही है, आइए देखते हैं। तो प्यारे दोस्तों, 1947 में कांग्रेस दल के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे दोस्तों, याद रखिएगा। संविधान सभा की अध्यक्षता भी उन्होंने नहीं की थी। भारत की स्वतंत्रता से पहले उन्होंने संयुक्त प्रांत में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल बनाया था। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो तीनों विकल्प गलत हो जाएंगे। तो आपके विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, डी। ठीक है दोस्तों, तीनों कथन आपके गलत हैं। तो विकल्प कौन सा सही होगा, डी, यानी इनमें से कोई नहीं। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आपको ये बताना है कमेंट में कि कांग्रेस दल के 1947 में कांग्रेस दल के अध्यक्ष कौन थे। फिर सूची से संबंधित प्रश्न है दोस्तों, आइए देखते हैं। सुरेंद्र बनर्जी। तो सुरेंद्र बनर्जी ए नेशनल इन मेकिंग, ठीक है दोस्तों, इन्होंने क्या किया था कि ए नेशन इन मेकिंग, ठीक है, ये रचनाएं की थी, या कह लीजिए कि उन्होंने लिखा था। और M.K. गांधी की बात करें, अगर हम मोतीलाल महात्मा गांधी की बात करें तो उन्होंने क्या लिखा था उसके बारे में देखना है। तो पहले दोस्तों, महात्मा गांधी हिंद स्वराज। सुभाष चंद्र बोस की बात करना है तो सुभाष चंद्र बोस द इंडियन स्ट्रगल। और लाला लाजपत राय ऑटोबायोग्राफी राइटिंग्स, ठीक है दोस्तों। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, तो विकल्प सही हो जाएगा आपका सी विकल्प। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, सी विकल्प। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न आपके लिए क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 1930 और 32 के बीच में भारत और ब्रिटेन के राजनेताओं की लंदन में एक बैठक हुई। इस बैठक का प्रायः प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के रूप में उल्लेख किया जाता है। उनका उसी रूप में उल्लेख गलत होगा क्योंकि। कौन सा विकल्प है जो इनके बारे में गलत है। पहला है, इनमें से दो में राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़कर जिन भारतीयों दलों ने भाग लिया उन्होंने पूरे भारत का नहीं वर्गीय हितों का प्रतिनिधित्व किया। ब्रिटेन की लेबर पार्टी सम्मेलन के बीच में ही हट गई थी और सम्मेलन की कार्यवाही पक्षपातपूर्ण हो गई थी। अगला विकल्प क्या है कि ये 3 अलग अलग सम्मेलन नहीं थे, अपितु एक ही सम्मेलन की व्यवस्था थी जो 3 सत्रों में संपन्न हुई। तो डी विकल्प आपका सही होगा दोस्तों। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये जो गोलमेज सम्मेलन थी ये एक ही थी लेकिन 3 सत्रों में संपन्न हुई थी। और बाकी के विकल्प क्या हो जाएंगे पहले दोस्तों, आपके गलत हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में ब्रिटेन की प्रभुत्ता बनी रही, ये आपका कथन है। कारण क्या है। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल की जो प्रभुत्ता थी वो बनी रही। नियुक्ति ब्रिटेन के प्रभुत्व संपन्न शासन ने की थी, यानी नियुक्ति किसने की थी, ब्रिटेन के प्रभुत्व संपन्न शासन ने की थी। इसमें से कौन सा सही है। ए विकल्प कह रहा है कि ए बी दोनों सही हैं तथा कारण जो है वो ए की सही व्याख्या करता है। ए और बी दोनों सही हैं लेकिन आर जो है वो कथन की व्याख्या नहीं करता। ए सही है लेकिन कारण गलत है और कथन गलत है लेकिन कारण सही है। तो फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। स्वतंत्र भारत में ब्रिटेन की प्रभुत्ता बनी रही अंतिम गवर्नर जनरल की, ठीक है। तो ऐसे पढ़ा जाता है कारण का। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल की प्रभुत्ता बनी रही। नियुक्ति ब्रिटेन के प्रभुत्व संपन्न शासन ने की थी। तो प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा, स्वतंत्र भारत में ब्रिटेन की प्रभुत्ता बनी रही, तो ये गलत हो जाएगा लेकिन कारण सही है। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटेन के प्रभुत्व संपन्न शासन ने की, ये कथन कारण बिल्कुल सही है। तो आपका डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। क्या हो जाएगा, डी विकल्प आपका बहुत ही प्यारा, बहुत ही सही उत्तर माना जाएगा। तो डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाएगा और महत्वपूर्ण हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न भी आपके सूचियों से संबंधित है, आपको सम्मिलित करना है और कूट के आधार पर उत्तर देना है। चलिए आइए मैच करते हैं। चटगांव शस्त्रागार हमले की बात करें, किसकी दोस्तों, चटगांव शस्त्रागार हमले की बात करें तो चटगांव शस्त्रागार हमला, चटगांव शस्त्रागार हमले की बात करें तो ये सूरसेन से संबंधित है। काकोरी षड्यंत्र किससे संबंधित है, तो काकोरी षड्यंत्र जो है प्यारे दोस्तों वो संबंधित है आपके राम प्रसाद बिस्मिल से, ठीक है।
लाहौर षड्यंत्र किससे संबंधित है? तो लाहौर संबंधित है जतिन दास से दोस्तों, और गदर पार्टी संबंधित है लाला हरदयाल से। तो विकल्प कौन सा सही होगा? 3 4 2 1 सही होना चाहिए। 3 4 2 1 आपके सी विकल्प में दे रहा है, तो सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न भी आपकी सूची से संबंधित है। सुमेलित करना है और उत्तर लगाना है दोस्तों। आइए सुमेलित करते हैं और देखते हैं कि कौन सा कार्य किस वर्ष में हुआ था कूट के आधार पर। पहला क्या दे रहा है दोस्तों? सूरत विभाजन। बताइए सूरत विभाजन कब हुआ था? तो सूरत विभाजन 1907 में हुआ था दोस्तों, है ना। सांप्रदायिक अधिनिर्णय कब हुआ था? तो सांप्रदायिक अधिनिर्णय की बात करें तो सांप्रदायिक अधिनिर्णय 1932 में हुआ था। सर्वदलीय सम्मेलन की बात करें तो ये कब हुआ था? तो 1928 में हुआ था। पूर्ण स्वराज संकल्प ये 1929 में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 1929 में। तो आपका 4 3 2 1 विकल्प में होना चाहिए। कौन से विकल्प में दे रहा है 4 3 2 1? तो ये दे रहा है प्यारे दोस्तों आपके बी विकल्प में। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा? आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे दोस्तों। इन तरह के प्रश्नों को या इस तरह के प्रश्नों को आप ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए और तब उत्तर लगाने का प्रयास करें, क्योंकि आपका एक गलत पॉइंट अगर आप समझ लेते हैं तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला है ब्रिटिश सरकार और महात्मा गांधी के बीच 1934 में हस्ताक्षरित पूना समझौते का प्रावधान क्या था? पहला है भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र, हरिजनों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करने के लिए चैनल से बने रहिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। बहुत ही शानदार महत्वपूर्ण प्रश्न आप द सक्सेस पॉइंट @ से प्राप्त करते रहते हैं, तो चैनल को सपोर्ट कीजिए दोस्तों। आपका प्यार और आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। बाकी संघर्ष और मेहनत से आपको बिल्कुल नहीं पीछे हटना है। हम भी आपके पीछे मेहनत करेंगे, आप भी मेहनत करिए और आपको सिलेक्शन दिला के छोड़ेंगे। तो ब्रिटिश सरकार और महात्मा गांधी के बीच सन 1934 में पूना समझौते का प्रावधान क्या था? तो वो प्रावधान था हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। ठीक है दोस्तों, क्षेत्र बनाना। तो क्या हो जाएगा? डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न भी आपके सूची से ही संबंधित है। सुमेलित करना है और कूट के आधार पर उत्तर देना है। चलिए आइए मिलान करते हैं। तो मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ था दोस्तों? है ना, फटाफट से उत्तर दीजिए। तो मार्ले मिंटो सुधार हुआ था प्यारे दोस्तों, बताइए कब हुआ था मार्ले मिंटो सुधार? तो मार्ले मिंटो सुधार सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र था। साइमन कमीशन देशव्यापी आंदोलन था। चौरी चौरा की बात करें दोस्तों तो चौरी चौरा आंदोलन का वापस लिया जाना। डांडी मार्च क्या था दोस्तों? तो डांडी मार्च नमक कानून था। तो आपका विकल्प क्या हो जाएगा? 3 1 2 5। तो 3 1 2 5 आपका डी विकल्प में दे रहा है। आपका विकल्प कौन सा दे रहा है? डी विकल्प। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बस समझाइए दोस्तों, कौन सा मिलान करने पे आ रहा है? 3 1 2 5। अगला प्रश्न क्या है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सूचियों के नीचे दिए हुए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। आइए मिलाते हैं। दिया है बटलर समिति रिपोर्ट। तो बटलर समिति रिपोर्ट जो थी प्यारे दोस्तों, वो क्या थी कि भारतीय राज्यों और सर्वोच्च शक्ति के बीच संबंध स्थापित करना। हरयोग समिति रिपोर्ट क्या थी? तो हरयोग जो समिति रिपोर्ट थी वो थी ब्रिटिश भारत में शिक्षा की अभिवृद्धि और प्रगति की संभावनाएं बनाना के लिए उन्होंने रिपोर्ट पेश की थी। हंटर जांच समिति क्या थी? तो ये थी जलियांवाला बाग की जांच करना। और मूडी मैन समिति ये संबंधित थी मार्टिन्यू चेम्सफोर्ड से दोस्तों। तो आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? 2 4 1 3, जो कि 2 4 3 1 मिलान किस में दे रहा है? डी पे दे रहा है। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। डी विकल्प सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ द सक्सेस पॉइंट @ पे ही मिल सकता है, क्योंकि हमने ठाना है सफलता आपको दिलाना है। इसलिए हम ऐसे ही प्रश्नों पर डिस्कशन करते हैं जिससे आपका सिलेक्शन जल्द से जल्द हो सके। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित का सही काला अनुक्रम क्या है? वुड का एजुकेशन डिस्पैच, मैकाले का मिनट ऑन एजुकेशन, द सर्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट, इंडियन एजुकेशन हंटर कमीशन। आइए मिलाते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले मैकाले का मिनट ऑन एजुकेशन हुआ था। उसके बाद
वुड का एजुकेशन डिस्पैच बना था पहले दोस्तों, उसके बाद इंडियन एजुकेशन बना था, उसके बाद द सर्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा और 4 यहाँ पे आ जाएगा। तो 2, 1, 4, 3 आना चाहिए, जो कि आपके ए विकल्प में दे रहा है प्यारे दोस्तों। तो ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। आइए देखते हैं कि कौन सा विद्रोह कहाँ हुआ था, है ना दोस्तों, कौन सा विद्रोह कहाँ हुआ था। तो पहला आता है प्यारे दोस्तों मुपला विद्रोह। तो मुपला विद्रोह कहाँ हुआ था, तो मुपला विद्रोह हुआ था प्यारे दोस्तों केरल में। कहाँ हुआ था, केरल में हुआ था। पाबना विद्रोह बंगाल में हुआ था दोस्तों। एका आंदोलन कहाँ हुआ था, तो ये अवध में हुआ था। और बिरसा मुंडा बिहार में हुआ था। तो 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2 ये आपके सही आ रहे हैं। आइए देखते हैं कौन से विकल्प में दे रहा है। तो दोस्तों ये दे रहा है आपके ए विकल्प पे 1, 3, 4, 2। तो ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते। अगला कह रहा है दोस्तों कथन और कारण। गांधी जी ने 1992 में असहयोग आंदोलन को रोक दिया था। कारण क्या था कि चौरी चौरा में हुई हिंसा उसके आंदोलन को रोक देने का कारण बनी थी। जी हाँ दोस्तों, तो गांधी जी ने 1992 में असहयोग आंदोलन रोका था, ये गलत हो जाएगा कि असहयोग आंदोलन 1920 के आसपास रोका गया था। चौरी चौरा में हुई हिंसा उनके आंदोलन को रोकने देने का कारण बनी थी। तो बिल्कुल सही है। तो आपका डी विकल्प क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी कथन क्या है, गलत है, लेकिन कारण सही है। तो डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका क्या कारण था। उन पर सर सैयद अहमद खान का प्रभाव, उग्रवादी नेताओं की मुस्लिम विरोधी दृष्टिकोण, मुस्लिम आकांक्षाओं के प्रति उदासीनता का भाव, उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, इसका सही जवाब होगा उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अल्पाने की नीति के कारण जो मुसलमान थे वो आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हो पाए। तो डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित घटनाओं में से किस एक को मार्टेंग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया है। INA सक्रियतावादियों की हत्या, जलियांवाला बाग का नरसंहार, महात्मा गांधी को गोली मारा जाना, करजन वाइद को गोली मारा जाना। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों, जलियांवाला बाग का नरसंहार। यानी निहत्तों पर गोली चला दी गई थी, उन्हें मार दिया गया था 13 अप्रैल 1919 में। माफ़ कीजिएगा, 13 अप्रैल 1901। कब हुआ था पहले दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड, 13 अप्रैल 1901। बताइए 13 अप्रैल 20 सन बताना है आपको, 99 नहीं दोस्तों, फटाफट से उत्तर दीजिए। तो बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फटाफट से सन बताइए, जलियांवाला बाग कब हुआ था। पहले दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में घटित हुई थी। कब घटित हुई थी, 1919 में, 13 अप्रैल 1919 को। चलिए आगे अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है। अगस्त प्रस्ताव, INA मुकदमा, भारत छोड़ो आंदोलन, रॉयल इंडियन नेवल रेटिंग का विद्रोह। आइए देखते हैं। तो पहले दोस्तों पहला तो अगस्त प्रस्ताव हुआ था। अगस्त प्रस्ताव के बाद भारत छोड़ो आंदोलन घटित हुआ था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद रॉयल इंडिया, उसके बाद IN मुकदमा। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा, सी विकल्प आपका सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा और महत्वपूर्ण हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निम्नलिखित में से कौन सा एक निरूपित करता है। आयनित वस्तुओं पर देशज वस्तुओं को श्रेय देकर देशज वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा देना, संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से सुशासन प्राप्त करना, यही सही होगा दोस्तों। बाकी देश को आवश्यकताओं के राष्ट्रीय शिक्षा को, ये गलत हो जाएगा, पहला भी गलत है। सैनिक विद्रोह द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध बलात् राज परिवर्तन संगठित करना, ये भी गलत हो जाएगा। तो सही कौन सा है, बी विकल्प। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा प्यारे दोस्तों और महत्वपूर्ण भी है। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे इसी जुनून के साथ, इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। थैंक यू, जय हिंद।